चलो, आज हम लोगों ने शुरू किया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्पल्स पढ़ा था, तो यही इम्पल्स ही है। इम्पल्स का जस्ट इम्पल्स के एप्लीकेशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो एक नया टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सपोज दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, बस समझाने के लिए ऐसा किया। फिर जब दोनों टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स मतलब इम्पल्स लगाएंगे। तो ये इम्पल्स इस पर जितना लगाएगा, ये इम्पल्स उस पर उतना ही लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो इसकी वजह से इन दोनों के शेप साइज में डिफॉर्मेशन होगा टेम्पररी। ये डिफॉर्मेशन होने के बाद ये अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा इलास्टिसिटी नेचर की वजह से। तो शेप रीगेन करने में क्या होगा, इन दोनों पर रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, तो इसको बोल देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स ND, इसको बोल देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स NR। तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा उस पर डिपेंड करता है कि वापस अपने शेप को परफेक्टली कितना रीगेन कर पाता है। तो ये जो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये इसी का रेशियो है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ratio of impulse of reformation upon सॉरी रेशियो ऑफ क्यों लिखा, मतलब रेशियो ऑफ तो मैं बोल ही रहा हूँ, सिंपल impulse of reformation upon impulse of deformation। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना। हाँ इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे का शेप रीगेन मतलब शेप डिफॉर्म किया, वापस जब शेप रीगेन करेगा तो सेपरेट होगा। तो इन बिटवीन जब वो डिफॉर्म होना बंद हुआ और रिफॉर्म होना चालू हुआ, उस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ। तो ये जो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है, अच्छा पहले देता हूँ, इसका मतलब हो गया NRDP का इंटीग्रल अपॉन ये जो डिफॉर्मेशन है, इसको लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ NDDT। तो जो NRDT होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये वैल्यू हो जाएगी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मास मास कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए मान लो
ये U1 है और ये U2 है कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद ये V1 है और ये V2 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच है। तो कोलिजन से पहले पीछे वाला आगे वाले को अप्रोच कर रहा है, मतलब U1 U2 से ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ी ना टकराएगा। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ? U1 माइनस U2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ? V2 माइनस V2 माइनस V1। एग्जैक्टली। तो इस टर्म में अगर हम कहें तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। इस रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। कॉमन सेंस से सोचो, दो ऑब्जेक्ट को मान लो सोचने में तुमको ये लगेगा, सब ध्यान से सुनो, दो ऑब्जेक्ट को सोचने में हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी हो। सिंगल ऑब्जेक्ट का सोचो, एक प्लास्टिक का बॉल लो और उसको जमीन पर पटको। उस प्लास्टिक के बॉल को जमीन पर पटकोगे तो जमीन पर पटकने के बाद वो वापस रिबाउंड होता है। सबने देखा है ऐसा करके? हाँ सर। लेकिन अगर वो पटकने के वक्त फूट गया तो देखो वापस उतना रिबाउंड नहीं होता हाँ सर। है ना? तो जब फूट गया का मतलब है कि कुछ एनर्जी खर्च हो गई ऑब्जेक्ट के डिफॉर्मेशन में, ऑब्जेक्ट को तोड़ने फोड़ने में। तो अब वापस अपना वो शेप रीगेन नहीं करेगा। तो शेप रीगेन परफेक्टली नहीं किया, मतलब इम्पल्स ऑफ सेपरेशन और इम्पल्स ऑफ अप्रोच सेम नहीं है, हाँ सर। है ना? तो जब सेम नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से कम होगा, और ऑब्जेक्ट अगर वापस अपना शेप रीगेन कर लिया, मतलब टूटा फूटा नहीं, ओके। इम्पल्स ऑफ सेपरेशन और इम्पल्स ऑफ अप्रोच सेम होगा, हाँ है ना? तो इस बात को फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, इफ E इज इक्वल टू 1, तो E1 है, इसका मीनिंग क्या है? इसका एक मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट अपना शेप रीगेन कर लेता है ना? यही मतलब है ना? हाँ सर। देन ऑब्जेक्ट रीगेन देयर शेप। तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये यहीं पर समझा देता हूँ, आगे फिर आगे जब दोबारा कोलिजन डिराइव करूंगा तो बताने की जरूरत नहीं। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है? E इक्वल टू 1 का, जब अपना शेप रीगेन कर लेता है मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, है ना? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऑफ नहीं, इन होगा ग्रामेटिकली। देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है ये बात? इलास्टिक कोल्यूशन का ना वो डेफिनेशन। क्या हुआ, क्या हुआ? इलास्टिक कोल्यूशन का डेफिनेशन है। हाँ, इलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन वर्ड नहीं है, डेफिनेशन वर्ड मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं कि अगर E की वैल्यू 1 है तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका पहला मीनिंग है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम है। हाँ इसका मतलब है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन सेम है। हाँ इसका तीसरा मीनिंग है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन सेम है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद अपना शेप रीगेन करेगा। यस सर। और अपना शेप रीगेन किया मतलब ऑब्जेक्ट में, कॉमन मैन के लैंग्वेज में कहूं तो ऑब्जेक्ट टूटा फूटा नहीं। तो ऑब्जेक्ट टूटा फूटा नहीं मतलब ऑब्जेक्ट को तोड़ने फोड़ने में कोई एनर्जी नहीं गई, मतलब सिस्टम का एनर्जी कंजर्व रहेगा। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से छोटा है ना। इसका मतलब है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन छोटा है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से। मतलब ऑब्जेक्ट का शेप साइज डिफॉर्म जरूर होगा। यस सर। सो ऑब्जेक्ट will get deformed after collision। यही मतलब हुआ ना। तो डिफॉर्म हुआ तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, दैट इज एनर्जी का लॉस होगा। तो ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आया समझ में? हाँ सर। तो इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हुआ दूसरा, अब बात आती है कि लॉस कितना होगा, मतलब E का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन यही है। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हो सकता है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 हो। इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा तो कुछ भी नहीं होगा ना। नहीं सर। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अपना शेप साइज रिगेन करने का जरा भी कोशिश नहीं किया। मतलब उस केस में लॉस ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। तो हाँ सर। लेस देन 1 का ही केस है। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसे किसी च्युइंगम को फेंक दो किसी वॉल के ऊपर तो वो चिपक जाता है, थोड़ा भी अपना शेप रिगेन करके वापस नहीं आता है। या क्ले को मान लो या किसी ऐसे चीज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करो तो जहां पर थ्रो करो वहीं पर जाके चिपक जाता है, मतलब अपना शेप रिगेन करने की जरा भी कोशिश नहीं किया, है ना। हाँ सर। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट सेपरेट ही नहीं होते हैं, चिपके रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो ये 3 वर्ड का मीनिंग समझ में आया, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। यस सर। हाँ सर।
इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, solution लिखना है। यहाँ तक चालू करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। नहीं हुआ सर। स्क्रॉल डाउन करो नीचे। नो सर, एक मिनट। हाँ सर, स्क्रॉल। नो सर। इतना तो हो गया होगा ना? नो सर। क्या ऊपर करो ऐसा? हाँ सर। ओ भाई साहब, क्या कर रहा है? कितना ऊपर करो बताओ। बस सर। सर हो गया, इतना ही। सर इलास्टिक के पहले क्या वर्ड है? क्या बोल रहे हो? इलास्टिक से पहले देन ऑब्जेक्ट रीगेन देयर शेप्स। अच्छा, ओके। सर वो एपीपी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? एपीपी। अप्रोच। एसईपी सेपरेशन, एपीपी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर वो जे ऑफ रिप्रेशन इज क्या होता है? क्या? इम्पल्स। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखा है सर वहाँ पे। हाँ, रिफॉर्मेशन मतलब जो वापस की ओर फोर्स लगता है। जो बाउंस बैक होके लगता है। हाँ हाँ।
सर अब स्क्रॉल करो सर नीचे। सर ई लेस देन 1 का सेकंड पॉइंट क्या है? J reformation is less than J deformation. डन। हो गया सबका? यस सर, यहाँ तक तो हो गया। ये क्या हुआ? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। सब कुछ इजी है। चलो एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया सबको? यस सर। यस सर। कोशिश करो।
आया कुछ ABC कुछ तो चैट में लिखा है। पहले फर्स्ट का बताओ। फर्स्ट आया बोलो बेटा। इन्फिनिट। बोलो। बोल तो सही। यहाँ से ड्रॉप किया तो यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ से रिबाउंड हुआ होगा तो यहाँ तक पहुंचा होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर रिबाउंड हुआ होगा तो यहाँ तक पहुंचा होगा। यही कहानी चल रही होगी। हाँ सर। तो इस समय जब नीचे आया उस समय उसकी वेलोसिटी अगर v थी तो वापस ev मिली, हाँ है ना। तो जब Yes. वापस आएगा तो ev रहेगा तो फिर e² भी मिलेगा। यही कहानी चलती रहेगी। हाँ सर। पक्का। तो यहाँ से नीचे आने में टाइम लगा t0, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आने में मान लो टाइम लगा t1, फिर टाइम लगा t2, फिर टाइम लगा t3। इस तरह का एक इनफाइनाइट टर्म बनेगा। हाँ सर। इस पूरे का सम निकालना है मुझे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो t0 टाइम लगा वो t0 क्या होगा? H divided by V. डिवाइडेड बाय Very good. And अंडर रूट 2h बाई जी। अच्छा तो कैसे? हाँ yes. Time. t1 क्या होगा? एक काम करते हैं, इस ev को v1 कह देते हैं, इस ev² को v2 कह देते हैं। तो t1 क्या होगा? 2H1 by G. क्या? क्या भूल गया तुम लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी ऑब्जेक्ट को v स्पीड से ऊपर फेंको तो दोबारा नीचे आने में कितना टाइम लगता है? 2U by G. 2u sin 2u by g। तो ये हो जाएगा 2v1 बाई जी, ये हो जाएगा 2v2 बाई जी, ऐसे ही ये हो जाएगा 2v3 बाई जी। यही सब कहानी चलता रहेगा। हाँ सर। v1 की वैल्यू ev के बराबर होगी, v2 की वैल्यू e² v के बराबर होगी, Yes sir. और v की वैल्यू V के बारे. कितना होगा? e raised to n minus 1 v। बाप रे बाप, क्या हाल है तुम लोगों का, बहुत उत्साह है मुझे। Root 2 GS. √2gh होगा। वेरी गुड। तो ये हो गया √2h बाई जी प्लस ये हो जाएगा 2ev बाई जी प्लस 2e² v बाई जी प्लस 2e³ v बाई जी। यही सीरीज चलता रहेगा। हाँ सर.
तो अंडर रूट 2h/g प्लस 2ev/g कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस e प्लस e स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट टर्म, ऐसा होगा। हाँ सर। ये कौन सा सीरीज है? जीपी। सर जीपी हो गया, जीपी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो जीपी के इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला मालूम है? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो 1 डिवाइडेड बाय ई, 1 माइनस ई, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा होता है ना? हाँ हाँ सर। ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो इसमें देखोगे तो अंडर रूट 2h/g प्लस ये g अंदर जाएगा तो 2e इंटू अंडर रूट 2h/g मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 माइनस ई, तो अंडर रूट 2h/g कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई, होगा ऐसा। तो फाइनली अंडर रूट 2h/g 1 plus e upon 1 minus 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये हमारा आंसर होगा ए का। तुमका कुछ हाँ सर चमका। सर एक लास्ट टाइम एक बार फिर से समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या समझा, क्या फिर से समझा, बोलो। बोलो कहाँ पे दिक्कत है? सर एक बार जस्ट सम एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, बाकी का कैलकुलेशन समझा, जस्ट एक बार सम एक्सप्लेन कर दो ना। बॉल को ऊपर से नीचे गिराया तो टाइम लगा, एक हाइट सर से गिराएगा तो रूट 2gh से टकराएगा, तो हाँ रूट सर। 2gh से टकराएगा तो ई टाइम रूट 2gh ऊपर मिला। हाँ, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ, फिर ऊपर वेलोसिटी। गया, फिर नीचे आया, हाँ फिर टकराया, तो फिर जिस वेलोसिटी से टकराया उसी का ई टाइम्स मिलेगा, तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यही कहानी होता रहेगा। हाँ, मतलब ई मल्टीप्लाई होते रहेगा। हाँ ओके। अच्छा, और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ग्राउंड से u स्पीड से फेंको तो दोबारा 2u/g टाइम के बाद नीचे आता है। हाँ सर। तो पहला ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा t0, ओके। दूसरा t1 t2 t3, तो सबको सम कर दिया। हाँ सर। t0 खाली ऊपर से नीचे आने में अंडर रूट 2h/g, यस सर। t1 2v1/g, t2 2v2/g, t3 2v3/g, सबको सम करना है। समका कुछ? हाँ सर। बी और सी जल्दी करो।
हो गया? बी और सी हुआ? नहीं सर। फिर क्या पूछा है बी में, बोलो? सर चेंज इन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो हर कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है? ई एम हर मोमेंटम में चेंज इन कोलिजन कितना हुआ है? ई सर। फिर Let's again. पहले कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? v स्पीड से नीचे आया और v1 स्पीड से ऊपर गया। पहले कोलिजन में यही हुआ। हाँ तो पहले कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? mv माइनस mv1, mv1 माइनस mv। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर। तो कितना हुआ? mv1 माइनस v1 माइनस v2। अरे एम V1 v1 minus प्लस V. v हुआ। हाँ हाँ सॉरी सर। अच्छा हुआ? अरे v नीचे था, v1 ऊपर है, तो चेंज कितना हुआ? v प्लस v1 का हुआ ना। बोलो। हाँ सर। दूसरे में कितने का चेंज हुआ? दूसरे कोलिजन में v2 प्लस v1। v2 प्लस v1। तीसरे में v3 प्लस v2। यही कहानी चलती रहेगी। हाँ सर। v1 को क्या लिख सकते हैं? ev ev। नहीं सर, ये कॉमन 1 प्लस 1 बाई। v1 को ev लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसको ऐसे कर देता हूँ। सर mv कॉमन ले लेते हैं। V1 को V1 बोल सकते हैं और फिर V को फिर वन प्लस रूट टू H बाई जी ना। हेलो। ऐसा होगा? हाँ सर। तो इसमें भी m इंटू 1 प्लस ई कॉमन ले सकते हैं। तो v प्लस v1 प्लस v2 so on so forth। तो m Yes, sir. इंटू 1 प्लस ई, इसको लिख सकते हैं v प्लस ev प्लस e स्क्वायर v so on so forth। सर तो V को कॉमन ले सकते हैं। तो m v1 प्लस e इंटू 1 प्लस E e प्लस E प्लस स्क्वायर e 1 अपॉन स्क्वायर। E 1 अपॉन E ऐसा कुछ होगा? सर 1 अपॉन 1 माइनस E हो जाएगा फिर वो mv 1 प्लस e अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 माइनस e। यस सर। हाँ सर।
v की वैल्यू पुट कर दो, तो m इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई माइनस ई में v की वैल्यू पुट कर दोगे तो v क्या है? √2gh। 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 तो ये आपका आंसर हुआ। यस सर। कॉपी कर लो। सर अब से हम लोग ने लाइव स्ट्रीम करना बंद क्यों कर दिया? क्या करना है? सर लाइव स्ट्रीम नहीं होता ना आजकल। हाँ, लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। अच्छा, क्यों सर? छोड़ना क्या चलेगा जान के तो। तो बाकी के लोग पढ़ेंगे ना सर। बाकी सब तो यही मुफ्त पढ़ते में हैं। मुफ्त में विद्या सर, मुफ्त में विद्या। हाँ, बाकी के लोगों ने पैसे नहीं दिए ना, इसलिए। ब्रो वीडियो तो भी अपलोड होता ही है, कुछ भी कर हाँ ले सर। यूट्यूब पे। सर का ही होता है, सर सर देख मनोज ही सर का सकते वीडियो अपलोड होता है, बाकी किसी भी सर का अपलोड ही नहीं होता है वीडियो। एक वीडियो नंबर अपलोड तो भाई। हो जाएगा, पर डाउट डाउट कैसे पूछेंगे सर? अच्छा, तू टेंशन मत ले, दुनिया का मैं बता दूंगा, दुनिया भी ठीक कर लेंगे, घबरा मत। अरे सर वो तो बस ये ऐसे तो ही अपना था ये कि कुछ दिन लेट जग जाते थे तो फिर वो लाइव लेक्चर को 2x पे देख लेता था, फिर हाँ। लेक्चर के साथ बस वो एक दो ही दिन हुआ था। सी पार्ट करो जल्दी। हाँ सर, एक मिनट। सर mg आंसर है। आया आंसर कुछ? सर आंसर mg क्या बोल रहे हो? सी पार्ट का आंसर क्या होगा? mg। mg होगा, कॉमन सेंस है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो दो तरीका है, एक तो ऐसे ही कह सकते हैं, और दूसरा
एक तो ऐसे ही कह सकते हैं और दूसरा कि मतलब डिवाइड करके कह सकते हैं, है ना। तुम लोगों ने कैसे कहा मुझे नहीं पता। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यस हाँ टोटल मोमेंटम चेंज। तो mv by फोर्स t इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन ए पार्ट में निकाल चुके हैं और चेंज इन मोमेंटम बी पार्ट में, है ना। हाँ सर तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 2gh, इसका डायरेक्शन किधर है? तो जी हाँ, इसका डायरेक्शन किधर है? सर अपवर्ड। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? सर सर डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अरे नहीं कुछ भी। इनिशियल नीचे है और फाइनल ऊपर है, तो चेंज सर में डाउनवर्ड आपने ना सर। ये जो आपने लिखा mv1 प्लस v, सर डाउनवर्ड रहेगा या ऊपर सर? तो क्योंकि v1 प्लस v2 v। लिख लिया, समझ लिया बात, बोल लिया तो मैं बोलूं? हेलो। हाँ हाँ, तो मैं ही कह रहा हूँ, बोल लिया तो मैं बोलूं? हाँ बोलो सर। हाँ, सुनाई दिया। ठीक। हाँ सर बोलो ना सर। हाँ हाँ, बोल मैं रहा क्या हूँ। बोला सर? कुछ नहीं बोला। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल किधर है? ऊपर की ओर। इनिशियल किधर है? नीचे की ओर। तो हाँ फाइनल सर है v1 और इनिशियल, फाइनल है v1 और इनिशियल है माइनस v। तो ये जो चेंज हमने लिखा है इसका डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर आएगा ना। फाइनल, हाँ फाइनल की डायरेक्शन फाइनल की डायरेक्शन में। हाँ, तो दिस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या आया था? m into 1 plus eu divided by 1 minus e। नहीं m बोलो। अंडर रूट m 2h by इंटू g 1 plus e अंडर upon 1 रूट minus। 2h बाई जी। सर m नहीं है, सॉरी सॉरी सर एम नहीं था एम टाइम नहीं में। होगा, एम नहीं m होगा। नहीं m नहीं 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, ऐसा होगा। हाँ सर तो ये करने के बाद यस सर। तुम्हें एम जी मिलेगा, है ना। हाँ सर हाँ सर। ध्यान से सोचो, तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। तो इस पूरे सिस्टम पर फोर्स तो सिर्फ ग्रेविटी है और तो कुछ लग ही नहीं रहा है। हाँ सर हाँ सर। तो बी और सी दोनों का आंसर डायरेक्टली बोल सकते थे, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर ए में मुझे टाइम मालूम है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स क्या है? mg। तो mg इंटू ए का आंसर बी का आंसर हो जाता और सी का आंसर सीधे mg हो जाता, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यस। चलो एक और इजी क्वेश्चन करो तो। एक ये इजी वाला क्वेश्चन करो।
हो गया? आया कुछ आंसर? 10 और 2 है सर। बोलो। 10 और 2। चलो देखो इधर सब। सबने अटेम्प्ट कर लिया? देखो हम लोगों से पूछा है, दिया हुआ है कि कोलिजन इलास्टिक है और फाइनल वेलोसिटीज बताना है हमें। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकेंड भाई साहब। हाँ 12, सॉरी। हाँ 12। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोलिजन इलास्टिक है तो ये भी 12 होना चाहिए। हाँ सर, हो गया। मतलब आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 इधर है और हाँ हेवी सर। ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी v2 इधर है ना? तो यहाँ हाँ। से मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v1 माइनस v2। हाँ सर। तो v1 माइनस v2 की वैल्यू 12 मिलेगी, यस सर। है ना? हाँ सर। सर V2 माइनस V1 होगा ना? क्या? नहीं, V2 की वेलोसिटी तो बहुत स्लो होगी ना ब्रो, तो V1 माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। बोल नहीं तो सर। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है, हेवी ऑब्जेक्ट मतलब मान लो ट्रक है, तो ट्रक आ रहा है, उस पर कोई बॉल फेंकोगे तो बॉल रिबाउंड होगा। ट्रक में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। तो हेवी ऑब्जेक्ट का मतलब है v2 का वैल्यू 2 ही है फाइनल, तो V1 का वैल्यू भी 10 ही होगा, नहीं 14 होगा। है ना? तो v2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो हाँ यहाँ सर। से हम लिखेंगे v1 माइनस 2 इज 12, so v1 is 14 मीटर पर सेकेंड। तो v1 14 और v2 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? सर आप एक बार बोल सकते हो V2 2 कैसे है? क्वेश्चन में पढ़ोगे तो सेकेंड मास के बारे में क्या लिखा हुआ है? हेवी ऑब्जेक्ट। हाँ वेरी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हेवी ऑब्जेक्ट है मतलब जैसा एग्जांपल मैंने दिया, मान लो उधर से ट्रक आ रहा है, तो हाँ सर। ट्रक आ रहा है और तुम उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बॉल फेंको, तो ट्रक के वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं ला पाएगा। हाँ नहीं सर। सर। हाँ, ये कहने का मतलब था। ओके सर, समझ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, सर मतलब इनफाइनाइटेसिमल लेवल पे भी चेंज नहीं होएगा सर?
सर मैं नहीं सुन रहा ये सब। ओके ये थोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा पर मोस्टली 2 के आसपास ही होगा ना। जैसे आई एम अर्थ टॉकिंग दैट एट infinitesimal level also the mass the speed of the truck or the box were here as थोड़ा तो stated चेंज होगा ना ब्रो, सामने से फोर्स लग रहा है उसको। very जैसे हाँ very heavy अरे सुन तो सही, जैसे अर्थ है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, yes sir तो उस पर तुम्हारे बॉल पटकने से अर्थ क्या स्पीड में चेंज होगा? no okay ठीक है, okay है ना? मतलब वो बॉल के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट मास हो गया हाँ चलो, 2 वर्ड होता है, एक वर्ड को कहते हैं लाइन ऑफ मोशन और एक वर्ड को कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जरा हम लोग अब ये समझते हैं लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का क्या मतलब है। लाइन ऑफ मोशन और दूसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, तो आई मीन जैसे 2 ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड किया, कैसे समझाऊं, 2 ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड किया तो वो दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी जिधर होगा उस डायरेक्शन को अगर हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लोग लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब कॉमन सेंस से देखोगे तो इसको ऐसे कहते हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है m1 और ये कहीं इधर जा रहा है u1 स्पीड से, ये कोई ऑब्जेक्ट है m2, ये कहीं इधर जा रहा है u2 स्पीड से। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको हम लोग लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का 2 डिफरेंट लाइन ऑफ मोशन दिख रहा है। हाँ सर, लाइन ऑफ मोशन दोनों का अलग है। हाँ ये कॉमन सेंस है। हाँ तो यह है लाइन ऑफ मोशन। फिजिक्स में कहेंगे तो लाइन ऑफ मोशन हमेशा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, कॉमन सेंस है। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में हुआ है उसको कहते हैं। ओके। तो 2 ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड किया तो दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होगा वो कॉमन नॉर्मल को हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया कॉमन नॉर्मल at surface of contact। एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल डायग्राम के साथ बताता हूँ। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, 2 स्फीयर है, दोनों स्फीयर का हेड ऑन कोलिजन हुआ ऐसा। तो ये स्फीयर इस पर इधर इम्पल्स लगाया और ये इस पर उतना ही इधर इम्पल्स लगाया। तो ये दोनों का चेंज इन मोमेंटम यही ब्लू लाइन के अलॉन्ग होगा। हाँ सर। इस केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है।
हाँ ठीक है। इस केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कैरम खेला है तुम लोग, हाँ सर। तो कैरम में जैसे कभी कभी वो तिरछा शॉट मारते हो ना, ऑब्लिकली, हाँ सर। जैसे ऐसा समझते हैं, मान लो ये एक कॉइन है, ये कहीं इधर आ रहा है और ये बड़ा वाला स्ट्राइकर है, मान लो ये कहीं इधर जा रहा है, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर है, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर है, बट ये दोनों जब मिलेगा, अच्छा देखने में लग रहा होगा ये इधर है, तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, वो तो समझ गया। कहीं इधर जा रहा है ऐसे, तो ये दोनों जब मिलेगा तो दोनों एक दूसरे पर इम्पल्स, अगर स्फेरिकल बॉडी का एग्जांपल मैंने लिया है तो इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा ना, हाँ सर। इम्पैक्ट। ये तो ऊपर वाला डॉटेड लाइन है, तो इस लाइन के लॉन्ग ये इस पर इम्पल्स लगाएगा, ये इस पर इम्पल्स लगाएगा, यही कॉमन नॉर्मल हुआ ना, तो ये वाला लाइन लाइन सर ये कैरम वाला एग्जांपल आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं?
आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप वो कैरम बोर्ड वाला एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? लिख लिया सबने? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब देखो एक और देखो एग्जांपल। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन से मान लो ये ग्राउंड पर इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा तो इस ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ मोशन तो ये होगा, हाँ सर। इस इंक्लाइंड प्लेन का ये होगा, आगे पीछे कहीं जाएगा। बट जो चेंज इन मोमेंट, जो इम्पल्स एक दूसरे पे लगाएगा वो तो इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा ना, हाँ सर। जो कॉमन नॉर्मल है। तो इस केस में ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। आया समझ में? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम हो जरूरी नहीं है। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज किया है, उस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डेफिनेशन में क्या है? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो वो इम्पल्स तो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर एक बार रिपीट करो ना। ये जो इम्पल्स दोनों एक दूसरे पर लगाएगा तो वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगाएगा, लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग थोड़ा ना लगाएगा। हाँ यस यस। मतलब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग होगा। हाँ सर। तो अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है। तो इफ लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट if line of impact is
different than line of motion. Then velocity of separation and velocity of approach should be taken along line of impact for calculation of coefficient of restitution. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। सपोज सिंपल वाला एग्जाम्पल कि ये एक सरफेस है, ठीक है। हाँ सर। कोई एक बॉल u वेलोसिटी से ऐसे आया हाँ और कोलाइड करके v वेलोसिटी से ऐसे चला गया। जस्ट एग्जांपल के लिए ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाला लाइन होगा ना, आई मीन ये वाला लाइन जो है ना। तो u का कंपोनेंट इस वाले लाइन के लॉन्ग u cos अल्फा दिख रहा है और v का कंपोनेंट इस वाले कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग v cos बीटा दिख रहा है। बोलो। हाँ सर। तो हाँ यस। इस केस में हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे u cos अल्फा डाउनवर्ड हाँ और यस। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे v cos बीटा अपवर्ड, है ना। यस सर। मतलब हाँ कोफिशिएंट सर। ऑफ रेस्टिट्यूशन कोई पूछे तो v अपॉन u नहीं होगा, अब v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा होगा। हाँ क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो पहले इतना। हो गया, आगे बढ़ो। वो नहीं सर। सर, एक मिनट।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो। कोशिश करो इसको। आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? बोलो तो। रिलेशन है एक। क्या आया बताओ? सर अगर वो दूसरा वाला एंगल अल्फा है तो e इज इक्वल टू tan अल्फा बाय tan थीटा। दूसरा वाला एंगल तो दिया नहीं है ना।
सर वही नहीं मिल रहा। चलो देखो इधर, ऐसे आया बॉल और ऐसे कहीं रिबाउंड होकर गया, आया एंगल थीटा पर, गया कितने एंगल पर नहीं मालूम, तो लेट इट बी अल्फा, है ना। ये स्पीड v है, ये स्पीड कितना है नहीं मालूम, तो लेट इट बी v डैश। तो हम लोगों को यही v डैश और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है, तो मेरे पास e है, थीटा है और v है। यही 3 वेरिएबल है जिसके टर्म में आंसर बताना है। हाँ सर। अच्छा, तो ये कॉमन नॉर्मल है दोनों का, डॉटेड लाइन जो है, हाँ मतलब ये वाला जो ग्राउंड है, सरफेस है, ये इस पर इसी डायरेक्शन में इंपल्स लगाएगा। यस सर। तो देखो, बिफोर कोलिजन है ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। आफ्टर कोलिजन ये अल्फा है तो ये अल्फा, तो ये होगा v डैश cos अल्फा और ये होगा v डैश sin अल्फा, होगा। यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या होगा यहाँ पर ये बताओ। v डैश cos अल्फा v डैश cos अल्फा अपॉन v V cos theta. तो यहाँ से मुझे मिल गया v cos थीटा इज इक्वल टू v डैश cos अल्फा, मिल गया। दूसरा दिमाग ये लगाना है कि तो सेम इम्पल्स कैसे किया आपने? क्या, e की वैल्यू वन है। नहीं e के साथ होगा इनटू e। हाँ तो ठीक सर। सर दूसरा, डिवाइड बाय e होगा ना सर EV cos थीटा होगा ना। हाँ वही e होगा, जिधर होगा e, देख लो किधर होगा, इधर होगा, ऐसा। दूसरा दिमाग इसमें यहाँ लगाना है कि सरफेस इस पर इम्पल्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, हाँ तो जिधर इम्पल्स होगा उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा ना। हाँ सर। तो ये आपको दिमाग लगाना है। इसका मतलब हो गया सिंस impulse J is in vertical direction, hence there will not be any change in momentum
in horizontal direction. हाँ सर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, तो पहले v sin थीटा था तो अब भी v sin थीटा ही रहना चाहिए। हाँ सर, तो थीटा सेम थीटा और अल्फा। यहाँ से होगा पहले v sin थीटा था, हाँ सर, बाद में v v डैश। sin थीटा इज इक्वल टू v डैश sin अल्फा, ऐसा होना चाहिए। हाँ सर। हम लोगों को क्या ढूंढना है, v डैश ढूंढना है, हाँ सर। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो v1 डैश v डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। क्या क्या v डैश Yes, ढूंढना sir. है या थीटा ढूंढना है, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में। दोनों दोनों ढूंढना है। दोनों ढूंढना है। हाँ ठीक है, तो v डैश तुम्हें मिल गया v अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो अल्फा भी मिल जाएगा, हाँ सर। है ना। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई। हाँ सर। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन ई, ये भी आंसर हो जाएगा। ओके आया सर। समझ में। हाँ सर, हाँ समझा। सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो और जिसका हो जाए जाते जाओ। आज के लिए इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, Thank you, थैंक यू sir. Bye, सर। sir. बाय, वेलकम।